हाँ, तो हम देखेंगे एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल मतलब एथिल एल्कोहल, एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल कक्ष के ताप मतलब कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। एथेनॉल के गलनांक क्वथनांक सारणी में दिए गए हैं। सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है तथा यह सभी एल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक भी है। विलायक मतलब किसी भी पदार्थ को आसानी से घोल देता है। इसलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। हालांकि एल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल या परिशुद्ध एल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफी समय तक एल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। एथेनॉल की अभिक्रियाएं सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ यदि एथेनॉल की अभिक्रिया कराई जाती है, सोडियम प्लस एथेनॉल, एथिल एल्कोहल, तो बनता है सोडियम एसीटेट। तो जे एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, मतलब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। सोडियम के दो परमाणु होते हैं और इधर भी दो होंगे, फिर यहाँ भी दो बनेंगे। तो साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथॉक्साइड बनता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिवक्त सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि एथिल एल्कोहल को यदि गर्म करते हैं, गर्म किया जाता है और किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये संतृप्त है, जी असंतृप्त यौगिक बन जाता है और जल की मात्रा बनती है। सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उद्दीपन, समान अंतर्वाद कम हो जाना एवं भाव शून्यता आती है। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है,
लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसके सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हुई है। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनल बन जाता है और मेथेनल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित होता है। मेथेनॉल तंत्रिका को भी प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य न रहे। तो एल्कोहल को पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। मतलब ऐसा एल्कोहल जो एथेनॉल एल्कोहल होता है वो पीने योग्य होता है, लेकिन उसमें मेथेनॉल एल्कोहल मिला दिया जाता है, कुछ कलर मिला दिया जाता है जिससे वो जहरीला हो जाता है, पीने योग्य नहीं होता। इस प्रकार के एल्कोहल को विकृत एल्कोहल कहते हैं। ईंधन के रूप में एल्कोहल गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस मेलिसस सिरा बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसका किण्वन करके एल्कोहल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। एथेनोइक अम्ल के गुण। एथेनोइक आता है तो एथेनोइक जो अम्ल होता है तो एथेनोइक अम्ल को समान एसिटिक अम्ल कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। तो जो एथेनोइक अम्ल होता है COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंत में नोइक लगाना है और एथेनोइक, तो यदि इधर पर एथिल जुड़ा तो एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। यदि इसको शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिक के समूह का अभिलक्षण है। इसकी अम्लता होती है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। तो एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं। पहली अभिक्रिया दिया है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का मतलब होता है एस्टर बनता है। इसमें इस अभिक्रिया में एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल से अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी भी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। जैसे CH3 COOH ये एथेनोइक अम्ल हो गया। तो अब एथिल अल्कोहल से क्रिया करेगा।
तो एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है तो बनेगा CH3 COOH CH2 CH3 प्लस H2। तो जे एस्टर का सूत्र है, एस्टर बनता है। सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने में एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। एस्टर पुनः एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। यदि क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके द्वारा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके यह एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, मतलब साबुन बनाने में उपयोग, क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है। अब जिस सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, जी एस्टर है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके बनाता है CH2 OH प्लस CH2 COONA। क्षार के साथ अभिक्रिया खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे अभिक्रिया करता है? फिर आता है साबुन और अपमार्जक। अपमार्जक मतलब होता है निरमा। तो तेलीय मतलब तेल वाले तेलीय होते हैं, और आप जानते हैं कि तेल पानी में आघुलनशील है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से परस्पर क्रिया करता है। दो भाग होते हैं, एक आयनिक भाग होगा। तो इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्शन बनता है, और इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। क्या आप मिसेल की संरचना बना सकते हैं जो साबुन को हाइड्रोकार्बन में घोलते हैं? साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलेय एक सिरे को जलरागी कहते हैं, जो जल में घुलता है साबुन का एक सिरा, वो जलरागी कहते हैं,
तथा हाइड्रोकार्बन में मिले दूसरे सिरे को जलविरागी कहते हैं। एक सिरा घुलता है और एक नहीं घुलता, तो जो घुलता है वो जलरागी है, जो नहीं उसमें घुलता वो जलविरागी है। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इसका आयनक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ दूसरा जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जलविरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिशेल कहते हैं। तो क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ जमा रहता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण से अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है एवं अन्य प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या को निपटाया जा सकता है। अपमार्जक सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिकों का अवशेषित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी होते रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जक का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। तो ये अध्याय समाप्त है। इसके क्वेश्चन आंसर भेजेंगे हम।